चलिए गाइस आज आज हम लोग देखेंगे आप लोगों का पेपर जो है। हम लोग आज आपका पेपर देखेंगे। हम लोग हमारे पास बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं। हम आपको सारे के सारे पेपर कराएंगे। जैसे कि आप लोग कोड नंबर भी देख सकते हैं। ये सारे के सारे पेपर आप लोगों को मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं 17 से 18 पेपर करा हूँ जो आप लोगों को कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे तक कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हम लोग विज्ञान का पेपर करेंगे। तो चलिए हम इसके पहले भी जो जो दिया रहता है हम लोग उसे सारे के सारे पढ़ लेते हैं। क्या क्या आप लोग को दिया है, क्या क्या आप लोग को करना होता है। तो चलिए हम लोग पहले से कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं जैसे रहता है कि प्रारंभ में 15 में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। तो आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ना नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आप पढ़ लेंगे। तो आप लोग को और नीचे क्या क्या लिखा है पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पेपर में भी बताया नहीं हूँ। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब इसमें जितने प्रश्न दिए सभी अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के दो खंड, खंड आ और खंड बा है। खंड आ में 20 नंबर का विकल्पीय प्रश्न है और खंड बा में 50 अंक के हैं। और खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक ही साथ ही करें, मतलब खंड अगर बा आप डाल दें तो सारे के सारे खंड बा के प्रश्न को करना है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग को पेपर में कैसे करना है। और यहाँ पर दिया है कि दिए गए मानचित्र में उत्तर कैसे, मतलब जितने भी यहाँ पर दिए हैं सारे के सारे काम हम लोग को करने हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए कल हम विकल्प प्रश्न कर चुके हैं अभी इसके। आज हम लोग देखेंगे इसके 2 नंबर वाले और 6 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्नों। चलिए गाइस तो हम लोग एक बार देख लेते हैं विज्ञान का जो हम लोग का पेपर है उसे 3 घंटे टाइम है। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसे कर लेते हैं, क्योंकि बल्कि प्रश्न हम कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट आंसर को बताएंगे, आप लोग इसे देख लीजिएगा। फिर हम लोग आए थे श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से बने प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विक्षेपण रंग होता है बैंगनी रंग का। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षैतिज पर आसमान दिखाई देता है, हम लोग को श्वेताभ दिखाई देता है, मतलब लाल दिखाई देता है। तो चलिए गाइस हम लोग देख रहे हैं तीसरे वाले का। अवतल दर्पण के सामने स्थित बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस से बिंदु से पुनः गुजरती है, तो हम लोग की फोकस से गुजरती है। किसी वस्तु का सीधा आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देख। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर होती है। समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कितने गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है। एक सीधे धारावाही विद्युत चुंबक चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है वृत्ताकार द्वारा। दिख रहा होगा आप लोगों को। हम लोग चलते हैं अब खंड बा पे आगे। खंड भाग उपभाग 2 पे आगे हैं। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaCO3 होता है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या होता है कि ओन जुड़ा होता है, जैसे कि ये वाला है C+2OH, यहाँ पर CH3 आगे रहता है। जस्ता तन HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। हाइड्रोजन गैस करती है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अमलगम होता है। अमलगम एक यौगिक होता है। अमलगम कब बनता है, जब हम लोग मरकरी से किसी भी धातु की क्रिया कराते हैं तो हम लोग का अमलगम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है, तो एथिलीन जो है वो एल्कीन है। हम लोग देखते हैं भाग 3 को, उपभाग 3 को। द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। जितने भी दिए हैं पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिनिया में, सभी में होता है। अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं, हृदय के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन जो है पादप हार्मोन नहीं, ये मनुष्यों में पाया जाता है। तो पुष्प के अंग हैं पुंकेसर एवं स्त्री केसर होता है। मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था। वियना विश्वविद्यालय से किया था। मेंडल के अनुसार निम्न युग्म में से कौन प्रभावी लक्षण होता है। लंबा तना व हरे बीज। और मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था, तो मटर के दाने पर प्रयोग किया था। तो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनते हैं उत्पादक में। सॉरी आप लोग को दिखा ही नहीं होगा, सॉरी। जैसे हम लोग 18 स्पीड देखते थे। मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था, तो उन्होंने वियना विश्वविद्यालय से किया था। मेंडल मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभावी लक्षण होता है, तो लंबा तना व हरे बीज होते हैं। तो हम लोग का है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनते हैं उत्पादक में। चलिए हम लोग देखते हैं अब उपभाग 1 को, जिसमें आपको 2-2 नंबर के प्रश्न है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाई देते हैं, समझाइए। चलिए हम लोग देखते हैं विषय कि क्यों हम लोग को टिमटिमाए हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इसे, तारे हम लोग को क्यों टिमटिमाए हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि आप भी ऐसे देख सकते हैं आराम से बिल्कुल। अभी आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है, 1 मिनट कैमरे को हम लोग सही करते हैं फिर हम लोग देखेंगे। जी अब भी आप लोग को थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। जी अब सही दिखाई दे रहा होगा।
चलिए हम लोग देख रहे हैं कि आसमान में तारों का टिमटिमाना टिमटिमाना क्या है। आसमान में तारों का टिमटिमाना एक अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश में हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं, जिससे हमारे तारे तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आप लोग को उसमें सिंपल लिखना है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की एक घटना होती है। जैसा कि मैंने लिखा है, आप लोग को सेम लिखना है। 2 नंबर आपके यहाँ पर हो गए कन्फर्म। आप लोग अगर राइटिंग नहीं सही है तो आप इस तरह की से भी लिख सकते हैं। तो आपको अगर अक्षर दूर दूर लिखे रहेंगे, आपको देखने में उसके एग्जामिनर को आसानी होगी, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपवर्त अपवर्तन के नियमों को लिखिए। चलिए हम लोग देखते हैं अपवर्तन के नियम को। चलिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, अपवर्तन के हम लोग नियम को देखेंगे। तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। अब नंबर जो 2 हम लोग का है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे कि ये बिंदु है, यहाँ पर तीनों आपको दिख रहे होंगे मिलते हुए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये अभिलंब होता है, अब जैसे अपवर्तित किरण यहाँ पर आती है, तो या तो फिर ये यहाँ पर चली जाती है, या तो ये जो प्रकाश की किरण है ये ऐसे ऊपर निकल जाती है। मतलब ये अपने मार्ग से भटक जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। अगर अपवर्तन का आपसे परिभाषा कोई पूछ ले तो बोल देना कि आपतित किरण जिस बिंदु से मतलब एक सतह होती है, जिस सतह से वह नीचे की ओर जाती है तथा अपने मार्ग से भटक जाती है, जिस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गई, और ये हो गया आपका अभिलंब। ये तीनों देख लीजिए एक ही बिंदु पर है, तो यही होगा। इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? चलिए हम लोग देख लेते हैं आँख की समंजन क्षमता को भी है। देखिए, मैं आपको सारे के सारे प्रश्न करा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि हम आपके लिए इतने कंटेंट को पहले खोजते हैं, फिर उन्हें सीक्वेंस में लगाते हैं, फिर आपका एक पेपर तैयार होता है, फिर आपको मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी आ जाती है। आँख की समंजन क्षमता है, आँख द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उत्तरदायी होता है। आँख की जो हमारी समंजन क्षमता है, वो हम लोग को जिस समंजन क्षमता के कारण ही हमारी दिखाई देती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या उसे आभास कर मतलब उसे अनुभव कर सकते हैं होने का, उसे हमारी आँख की समंजन क्षमता कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये आपसे बहुत बार पूछ चुका है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो आपको ये 100% याद होना चाहिए। डायोप्टर होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। 2 के 2 का 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। चलिए हम लोग क्षमता की इसकी गणना भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर फोकस दूरी आपको 50 सेंटीमीटर दे रखे हैं, हम लोग को पी पूछा है, तो इसका फॉर्मूला पी बराबर होता है, अगर आपको सेंटीमीटर में जैसे करना होता है तो यहाँ से होता है 100/f। तो आ जाएगा आप लोग का 100/50 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आपको 2 डायोप्टर आंसर, 2 डायोप्टर हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओम का नियम क्या है? सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए। हम लोग को सूत्र सहित इसका स्पष्ट रूप से समझाना है। चलिए हम लोग देखते हैं ओम के नियम को। चलिए हम लोग देख रहे हैं ओम के नियम को। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, लंबाई आदि नियत रहे तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर v तथा उसमें से प्रवाहित धारा I के अनुपाती होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो I प्रोपोर्शनल टू V, तो V बराबर हो जाएगा IR। R यहाँ पर कांस्टेंट है, जिसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध ये हम लोग का एक नियतांक होता है जो आता है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा I बराबर V/R। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 100%, क्योंकि ये पेपर में इस पर सवाल बनते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। विद्युतीय प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? सूत्र सहित समझाइए। चलिए हम लोग इसे भी देख लेते हैं क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो ये आपको फ्लेमिंग का आगे मिल गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि श्रेणी क्रम संयोजन, जब कई प्रतिरोधों को एक के बाद एक को
जोड़ देते हैं तो इससे प्राप्त श्रेणी को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे कि आप लोग वहाँ पर पढ़े, अब यहाँ पर समझिएगा कि जैसे एक प्रतिरोध ये है R1 है, फिर इसे हम लोग जोड़ दिए R2 से, फिर इसे जोड़ दिया R3 से, डॉट 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 यहाँ पर और अभी आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर भी आप लोग डॉट 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 लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा R, जो हम लोग का कैपिटल R है, तो ये R1 बराबर R2 बराबर R3 डॉट 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 प्लस RN हो जाता है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, सिद्ध भी हो गया। 2 नंबर पूछे आप लोग कितना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हम लोग से पूछा 4 नंबर में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, समझाइए इसे। चलिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को देखते हैं। चलिए आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो यहाँ पर लिखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के साथ लंबवत हो जाए। जैसे देखिए यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आप लोग को दिख रहा होगा ना, ये अंगूठा हमारा है, ये अंगुलियां हैं और ये अंगुली है। तो ये और ये जो होती हैं ये 90 डिग्री पे होती हैं, ये और ये भी 90 डिग्री पे होती है, ये ऐसे बिल्कुल रहता है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी प्रकार से होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है, यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और आपको आगे भी समझाएंगे। तब अंगूठे की पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा दूसरी अंगुली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। अंगूठा चालक में बहने वाले विद्युत बल की दिशा को बताता है। जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे कर लिए हैं ना, तो ये जो है अंगूठा हम लोग को विद्युत बल को बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, और ये देखिए यहाँ पर कैसे किया है, अंगूठे की पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी को दर्शाती है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, ये धारा को दर्शाती है, और ये बल को दर्शाता है जो उस पर लगता है। तो आप लोग मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि दक्षिणाहस्त अंगूठे का नियम समझाइए। दक्षिणाहस्त अंगूठे का नियम, चलिए हम लोग देख लेते हैं दक्षिणाहस्त अंगूठे का नियम भी। चलिए हम लोग देखते हैं दक्षिणाहस्त अंगूठे का नियम। सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिणाहस्त अंगूठे के नियम का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग किसके लिए करते हैं, चलिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग की अंगुलियाँ हैं, ये बिल्कुल इस प्रकार से इसे पकड़े हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तार है, विद्युत धारा इसमें बह रही है, ये आई का मान है, विद्युत धारा है, और ये हम लोग का तार है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है इसके। तो हम लोग जब, अब जैसे हम लोग का ये देखिए, जैसे मैंने पेन पकड़ रखा है और जैसे ये है, आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे हमने देखिए जब हम अंगुलियों को मोड़ते हैं इसे, तो ये जो होता है हम लोग का अंगूठा जो होता है, वो हम लोगों का अंगूठे के नियम कहलाता है। यही कि हम लोग का जो अंगूठा होता है वो हम लोग का विद्युत धारा, जैसे अंगूठा जो है ये विद्युत धारा की दिशा को बताती है। जैसे ये पेन है, ये अंगूठे से ऊपर है, तो विद्युत धारा इसमें बह रही है, तो हमारा अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा में है। और जब हम अंगुलियों को कर्व करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र को बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, और अगर मतलब ऐसे मुड़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझ चुके हैं, अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग इसे एक बार और देख लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जैसे कि है उपभाग 2 पे पहुंच चुके हैं, तो उपभाग 2 को हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को इसको वो करना है, संतुलित करना है। तो चलिए मैं 1-2 आपको करा दे रहा हूँ, आप लोग उसी के बेस्ट पे कर लीजिएगा। पहले जैसे पहले वाला मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड को होता है CaOH होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आप लोग देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है ना, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड का OH होता है CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स आउट हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हम लोग का प्राप्त होता है। कार्बोनेट हम लोग CO3 को बोलते हैं, प्लस H2O, यहाँ पर जल निकल गया। तब हम लोग को देखना है यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गया, 2। तो पहले यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो गया ना। अब यहाँ पर 2 कैल्शियम हो गया, यहाँ पर 1 ही है, तो आप यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग का ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम लोग का ऑक्सीजन 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पर देखिए O3 लिखा है ना, तो ऑक्सीजन 3 हो गया और एक ये 4 ऑक्सीजन हो गया। 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये 2 से यहाँ पर गुणा भी होगी तो 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 तो बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन भी 4 है, 4 बैलेंस हो गया। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ भी कार्बन 1 है। कैल्शियम 2 आप लोग का ये संतुलित हो गया। तो केवल आपको आगे 2 से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पर और 2 से यहाँ से,
बैलेंस आपको का हो गया है। तो आप लोग को ऐसे ही करना है सारे के सारे। मैं आप लोगों को एक और करके दिखा दे रहा हूँ। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। नाइट्रेट को NO3 बोला जाता है, तो जिंक नाइट्रेट बन जाता है, तो ZnNO3 बन जाता है प्लस Ag। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये हम लोग का संतुलित है। यहाँ पर देख लीजिए Zn एक है, यहाँ भी Zn एक है, यहाँ पर Ag एक है, Ag एक है, NO3 एक है, NO3 एक है, तो हम लोग का ये भी हो गया। तो आप लोग केवल ऐसे करना है, केवल नाम लिख के कर देना है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अभी से कि ये क्या बोल रहा है। तो ये आप लोग को ये कर लीजिएगा जो दो दिख रहा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत जूम करते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं आगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख रहे हैं। रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए। कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो जो होती है सिल्वर नाइट्रेट की छड़, वो इससे अभिक्रिया कर लेती है, जिससे कि वो छड़ हम लोग को नीला दिखाई देता है। एक नंबर के प्रश्न है आपको। निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पर क्या लिखना है? IUPAC नाम। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते कैसे हैं? जहाँ पर क्रियात्मक समूह उससे थे 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कीटोन जोड़ा मेथ एथे एथेनोन हो जाएगा। इसका नाम जो है हम लोग का हो जाएगा एथेनोन। इसका नाम हो जाएगा, दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पर, इसका नाम जो हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर जोड़ा जाता है, यहाँ पर मेथ एथ यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर कीटोन जो लगा है कि ये COOH जो है कीटोन समूह है, तो एथेनोन भी बोल सकते हैं और कीटोन भी बोल सकते हैं। एथेनोन, ये हम लोग का एथेनोन है और ये IUPAC नाम है। और हम लोग इसे कीटोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दिया है HCHO, तो जैसे हम लोग का यहाँ पर कार्बन एक है, फिर यहाँ से HO जुड़ा है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है HCO, मैंने यहाँ पर बना दिया HCO। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? एक ही है, तो यहाँ पर मेथ होगा, मेथेनॉल हो जाएगा। यहाँ कर क्योंकि OH जो जुड़ा रहता है उसे ऑल हम लोग करते हैं। ये क्रियात्मक समूह है, आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट करिए, मैं वीडियो इस पर बना दूंगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब और भी सारे प्रश्नों को, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्या होता है जब सोडियम जल से क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल से क्रिया करता है, लाल तप्त लोहे की जल से क्रिया कराई जाती है, एथेनॉल सांद्र H2SO4 से अधिक 443 K पर गर्म किया जाता है, एथेनॉल एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है, मेथेनॉल का दहन होता है। वो लिखिए, अथवा आप लोग ये लिख लीजिएगा, साबुनीकरण लिख लीजिएगा। मैंने आप लोग को साबुनीकरण करा चुका हूँ, आप लोग उसे देख लीजिए। हाइड्रोजनीकरण और विकृत गंधिता। विकृत गंधिता तब होती है जब हम खाने को खुले में छोड़ देते हैं, जिससे ऑक्सीजन उसके संपर्क में आ जाती है तथा वह हम लोग का भोजन अम्लीय हो जाता है, जिससे खाने लायक नहीं रह जाता है। इस क्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साबुनीकरण में भी होता है वही कि साबुनीकरण, जब साबुन बनाने की प्रक्रिया में हम लोग साबुन के अणुओं तथा गैस के अणुओं को आपस में मिला देते हैं, तब इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण, जब किसी तत्व का हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा जाती है, तब इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। तो आप लोग को तीनों समझ चुके होंगे। आप लोग वीडियो को धीरे करें। दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहुँच चुका था, हम लोग को देखते हैं आहार श्रृंखला एवं आहार जल में ऊर्जा के प्रवाह का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आहार श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश का महत्व और कचरा प्रबंधन पर। ओजोन परत लाभदायक है या हानिकारक है? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, जनन में विविधता के महत्वपूर्ण एवं निबंध लिखिएगा। पाचन क्या है? मानव में पाचन क्रिया का विस्तार से चित्र वर्णन कीजिएगा, अथवा हम लोग को वो लिखना है या मानव शरीर में नियंत्रण एवं सामान्य हार्मोन की भूमिका का एक निबंध है। तो हम यह सारे प्रश्न जो बचे हैं वो सारे का अगली वीडियो में कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।